पानी का यह छोटा सा टुकड़ा हमारी इंसानी हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सीज में से एक है। यूरोप और एशिया के बीच मौजूद ब्लैक सी। यह समुंदर हजारों सालों से एक तरह का क्रॉसरोड ऑफ सिविलाइजेशन रहा है, जहां से एंशिएंट ग्रीक से लेकर ऑटोमन एम्पायर तक और आज के समय में रूस और नेटो जैसे वर्ल्ड पावर्स तक सबने अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पावर ड्रॉ की है। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि रूस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और उसकी असली पावर सोर्स यही ब्लैक सी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्या खास है इस लैंडलॉक्ड सी में कि इसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। इसका जवाब समझने के लिए हमें ब्लैक सी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू को गहराई से देखना होगा। ब्लैक सी को समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी ज्योग्राफी पर। यह समुद्र देखने में एक बड़ी झील जैसा लगता है और 6 देशों के बीच फैला हुआ है। इसके नॉर्थ में रूस और यूक्रेन, ईस्ट में जॉर्जिया, साउथ में टर्की और वेस्ट में रोमानिया और बुल्गारिया हैं। इतने सारे देशों के बीच स्थित होने का मतलब है कि यहाँ मौजूद हर कंट्री अपने ट्रेड, सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इस सी पर डिपेंड करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहने का इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, बोस्फोरस स्ट्रेट, जो सिर्फ 700 मीटर चौड़ा है और यहीं से ब्लैक सी बाहर की दुनिया से जुड़ता है। इसी स्ट्रेट के जरिए सारी शिप्स ब्लैक सी से निकलकर मरमरा सी में आती हैं और फिर डार्डेनेल्स स्ट्रेट को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में पहुंचती हैं। यही दोनों चौक पॉइंट्स टर्की के कंट्रोल में हैं और ब्लैक सी को दुनिया के बाकी समुद्रों से कनेक्ट करने का वन एंड ओनली गेटवे यही है। अगर बोस्फोरस स्ट्रेट की बात करें तो यह हमेशा से इंटरनेशनल ट्रेड रूट का एक क्रिटिकल हिस्सा रहा है। हर रोज हजारों ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स यहाँ से गुजरते हैं और ब्लैक सी वाले कंट्रीज से निकलकर दुनिया तक पहुंचते हैं। अब क्योंकि यह चौक पॉइंट टर्की के कंट्रोल में है तो इसी वजह से टर्की की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ब्लैक सी से जुड़ी कोस्ट लाइन वाले 6 देशों के लिए यह सी अलग अलग तरीके से मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन अपने ओडेसा पोर्ट से अनाज एक्सपोर्ट करके दुनिया की फूड सप्लाई चेन में अहम रोल निभाता है। जॉर्जिया अपने बटुमी और पोटी सी पोर्ट से कॉकेशस रीजन के देशों के साथ ट्रेड करता है। वहीं रोमानिया और बुल्गारिया अपने पोर्ट्स के जरिए ईस्टर्न यूरोप को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी डिपेंडेंसी की बात करें तो वह रूस की है। रूस के लिए ब्लैक सी सिर्फ एक पानी का बॉडी नहीं, बल्कि उसकी ट्रेड, एनर्जी और मिलिट्री पावर की लाइफलाइन है। रशिया के 2 मेजर पोर्ट्स नोवरोसिस्क और सेवास्टोपोल इस बात का सबूत हैं। 19th सेंचुरी में बना नोवरोसिस्क आज ब्लैक सी का सबसे बड़ा रूसी पोर्ट है और यहीं से रूस अपना तेल और अनाज दुनिया भर में भेजता है। वहीं सेवास्टोपोल, जिसे 1783 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस ने डेवलप किया, आज भी रूस की नेवल स्ट्रेटेजी का सबसे अहम हब है। इन दोनों पोर्ट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि रूस के आर्कटिक पोर्ट्स के मुकाबले यहाँ पूरे साल नेविगेशन पॉसिबल है, क्योंकि ब्लैक सी में बर्फ जमती नहीं है। यही वजह है कि ब्लैक सी रूस की स्ट्रेटेजी और उसकी वर्ल्ड पावर पोजीशनिंग में सबसे अहम रोल निभाता है। ब्लैक सी की जियोग्राफी रूस को एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है, लेकिन यही लैंडलॉक्ड जियोग्राफी रूस के लिए एक बड़ी लिमिटेशन भी है, क्योंकि उसकी दुनिया तक की एक्सेस काफी हद तक तुर्की और बाकी नेटो मेंबर कंट्रीज के साथ उसके रिलेशंस पर डिपेंड करती है। इसीलिए जब मार्च 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। क्राइमिया में डीप वाटर पोर्ट्स और मेजर शिपिंग रूट्स तक एक्सेस मौजूद है और इन्हीं की वजह से रूस के लिए क्राइमिया किसी ट्रेजर से कम नहीं है। 2014 के बाद रूस ने ब्लैक सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा दिया है। आज यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स, वॉरशिप्स और मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स तैनात हैं, ताकि नेटो कंट्रीज की तरफ से किसी भी एग्रेशन को डायरेक्टली काउंटर किया जा सके। यही ब्लैक सी रूस के लिए सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके थ्रू रूस ने मिडिल ईस्ट, स्पेशली सीरिया में भी अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है। फिर 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक किया तो उसमें भी ब्लैक सी फ्लीट का रोल डिसाइसिव रहा। इसी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के जरिए यूक्रेन के डीप टारगेट्स को हिट किया और ब्लैक सी पर कंट्रोल करके रूस ने आसानी से साउदर्न यूक्रेन की सप्लाई लाइंस काट दी और साथ ही उसकी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेस को भी सीवियरली डिसरप्ट कर दिया। लेकिन ब्लैक सी की कहानी सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये रूस की इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। रूस की करीब 30% एक्सपोर्ट्स, जिसमें ऑयल और गैस शामिल हैं, इसी सी रूट से होकर दुनिया तक जाती है और इससे रूस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलता है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी खुद भी नेचुरल गैस रिजर्व से भरपूर है और इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल होने की वजह से रूस पूरे यूरोप की एनर्जी मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। हाल के सालों में एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है, टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट के जरिए रूस ने यूक्रेन को बाईपास करते हुए डायरेक्ट तुर्की और साउदर्न यूरोप तक गैस सप्लाई करनी शुरू कर दी है। इसका फायदा ये हुआ कि रूस की डिपेंडेंसी उन पॉलिटिकली वॉलेटाइल ट्रेड रूट्स पर काफी हद तक कम हो गई है और उसकी एनर्जी डिप्लोमेसी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस वक्त टर्क स्ट्रीम वो अकेली पाइपलाइन है जिसके थ्रू रशियन गैस यूरोप तक पहुंच रही है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, एनर्जी इज जस्ट वन पीस ऑफ द पजल। ब्लैक सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक क्रिटिकल हब है। रूस और यूक्रेन को दुनिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट्स का करीब 30% हिस्सा कवर करते हैं। ओडेसा, नोवरोसिस्क और मेरियोपोल जैसे सी पोर्ट्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया तक अनाज सप्लाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे हैं। यही वजह है कि अगर ब्लैक सी के ट्रेड रूट्स में थोड़ी सी भी ब्लॉकेज आ जाए तो पूरी दुनिया की मार्केट्स हिल जाती हैं।